जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। और थोड़ा सा गैप हो गया 2-3 दिन का, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत फ्री नहीं थी और क्लास नहीं ले पाई थी। प्रायोरिटी में और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी इसलिए। तो अब हम लोग नाटक ख़त्म कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए अब साहित्य काव्य शीर्षक के अंतर्गत 2 चीज़ें हमें पढ़नी थी। पहला था काव्य कुंज के निर्धारित कवि और दूसरा था काव्य वीथी निर्धारित कवि। तो काव्य कुंज निर्धारित कवि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम काव्य वीथी निर्धारित कवि पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें हमें कुछ कवियों के बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी जाननी होगी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा, क्योंकि अब कोई भी कवि हैं उनकी जन्म, मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको याद रखने के अलावा और कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि प्रश्न उन्हीं से बनेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली चरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमेट, यानी कि कुल 11 कवि हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम ऐसा करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में तो मैं आपको अलग से बता रही हूँ, मतलब एक पूरी क्लास इसके लिए है। इसमें पहले कवि का परिचय होगा और उसके बाद इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और इसके बाद के जितने कवि हैं उनको हमने 4-4 के स्लॉट में बांट दिया है, यानी कि 4 कवियों का परिचय एक दिन, 4 कवियों का परिचय एक दिन और 3 कवियों का परिचय एक दिन, ऐसे करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ना 2 दिक्कत हो जाती है। पहला तो ये है एमसीक्यूज में कि स्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको बनाने में बहुत समय लगता है। दूसरा है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपने कंसेप्ट जाना हुआ है, आपको सारे तथ्य पता हैं, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो स्वयं भी हल कर सकते हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। मतलब समझाने जैसी उसमें कोई बात ही नहीं, उसके वस्तुनिष्ठ में एकदम सीधे सीधे प्रश्न है। तो इसीलिए वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से ही दे दूंगी, उसको क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक दिन में हम 4-4 कवियों के बारे में जानेंगे। आज पहला दिन है तो हम एक कवि से ही शुरुआत करते हैं। तो आज हम जानेंगे कवि परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिनकी तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। 1850 से 1885 तक इनका जीवन काल माना जाता है। एक दृष्टि में अगर हम कवि का परिचय जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास। इनका जन्म हुआ सन 1850 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था काशी। शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया और इनके संपादन में कई सारी पत्रिकाएं निकली हैं, जिनमें प्रमुख हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। लेखन विधा की बात करें तो इन्होंने कई सारी विधाओं का प्रयोग किया है, कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, और इसके साथ साथ पत्रकारिता विधा में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। इनकी भाषा शैली ब्रज भाषा और खड़ी बोली शैली है और छंद इन्होंने मुक्तक का प्रयोग किया है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भारत दूरदर्शा इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। इसके अलावा नील देवी, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचनासन, ये सारी इनकी पुस्तकें प्रसिद्ध हुई हैं। इनका निधन 1885 ईस्वी में हुआ। एक सेकंड मैं ये चेक कर लूं कि क्या आप सही से देख पा रहे हैं या नहीं। एक सेकंड। तो यहाँ तक हमने कवि का परिचय एक दृष्टि में जान लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। साहित्य में स्थान, इसकी बात हम करें कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या स्थान रहा है।
तो हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु की भूमिका को आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी का अभी वर्तमान में स्वरूप है, उसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही रहे हैं। भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के काल में इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष काल था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में अमीचंद का काफी सम्मान था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र ब्रजभाषा में गिरिधर दास नाम से लिखते थे। घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बहुत कम उम्र में संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू के जानकार हो चुके थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में मुन्नी देवी से विवाह यात्रा करने के मात्र 13 वर्ष की उम्र में मुन्नी देवी से इनका विवाह हुआ। उस समय जो समाज था उसमें यही चलन नहीं था कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो मुन्नी देवी से इनका विवाह हो गया। ये यात्रा करने के बड़े शौकीन थे। जहाँ भी गए वहाँ के साहित्य और सांस्कृतिक निधियों को समेटने का काम किया। और साहित्य में हम ये चीज़ देखते भी हैं कि जो यात्रा का उसमें विशेष महत्व होता है, क्योंकि यात्रा के माध्यम से हम विभिन्न परंपराओं और विभिन्न तरह के लोगों से जुड़ते हैं। साहित्य के कई रूपों का विकास भारतेंदु और उनके समय में हुआ है। पत्रकारिता के बारे में अगर हम बात करें तो कवि सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित होती थी और हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। इन दोनों में पत्रकार के रूप में इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। साथ ही बाल बोधनी ये एक पत्र निकलता था और जो कि स्त्रियों के लिए होता था, और इसमें जैसे स्त्री सुबोधनी, बाल बोधनी, इस तरह की जो पत्रिकाएं होती थी उसमें महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें कि मतलब वो कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती थी। सामाजिक संगठनों में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र काफ़ी सक्रिय रहे। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संगठन बनाया और वहाँ से भगवत भक्ति तोषिणी नाम की पत्रिका निकलती थी। उनका नाट्य साहित्य 3 भागों में विभक्त है: अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। अनुदित यानी कि जिसका अनुवाद किया गया, किसी अन्य भाषा की रचना है उसका अनुवाद किया गया है तो वो अनुदित रचना कहलाती है। मौलिक यानी कि जिसको उन्होंने खुद लिखा है, और अपूर्ण का मतलब होता है कि जो रचनाएं अभी पूरी नहीं हुई। विद्या सुंदर 1865 ईस्वी में संस्कृत से अनुदित, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में, धनंजय विजय 1873 ईस्वी में, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में, भारत जननी 1877 ईस्वी में, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस का इन्होंने अनुवाद किया था। इसके अलावा शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद अपूर्ण रह गया था, जिसे रामाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। इनके मौलिक नाटकों में वैदिक की हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, और यह एक प्रहसन था। प्रहसन यानी कि जिसमें हंसी की बात होती है। इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में नाटिका थी ये। इसके बाद भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में, नील देवी 1881 ईस्वी में ये प्रहसन था। ये सारे प्रमुख हैं। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में और सती प्रताप 1880 ईस्वी में। और ये नाटक जो था सती प्रताप, ये प्रेम जोगिनी और सती प्रताप, ये दोनों नाटक पूरे नहीं हो सके थे। अब हमने इनका साहित्यिक परिचय जाना। अब हम थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तिगत क्या परिचय है उसको जानते हैं। तो युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। जब हमने एक नज़र में चीज़ों को जानने की कोशिश की थी तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही यह माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया।
इसके बाद उन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय में यह विभिन्न स्थानों की यात्रा किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और यह ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के, यहाँ 6 रोग है लेकिन वो क्षय रोग होगा, क्षय रोग यानी कि टीबी को कहते हैं, तो उसके शिकार हो गए। उन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया किंतु मुक्त नहीं हो सके। 1850 ईस्वी में किसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक रुझान इनका किस तरह से हुआ, तो बाल्यावस्था से ही ये काव्य रचनाएं रचने लगे, क्योंकि इसका एक कारण था कि उनके घर में वैसा माहौल था। इनके पिता ब्रजभाषा के कवि थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनसे मिलने जुलने वाले लोग जो आते होंगे वो उसी प्रवृत्ति के आते होंगे और घर में वैसा माहौल होगा। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय क्या था कि गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे, मतलब कोई एक मानक रूप गद्य का नहीं था। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसे सामान्य बोलचाल के शब्दों में प्रयोग कर भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। भाषा का वह रूप जो कि आम जनता के ज्यादा निकट था। अब हम देखते हैं कि हिंदी गद्य को नया रूप किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया, इसकी क्या कहानी है। तो सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन आरंभ किया। इसके 5 वर्ष के बाद सन 1873 में इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। फिर इसी पत्रिका का नाम, जो हरिश्चंद्र मैगजीन था, उसी का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रावृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इसके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों में सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अल्पायु में ही इन्होंने अपनी रचनाओं का एक अतुलनीय कोश कह सकते हैं हिंदी साहित्य को दिया। नाटक में इनकी विशेष ख्याति है, तो इन्होंने मौलिक और अनुदित, जैसे हमने पहले भी बात की, दोनों तरह के नाटक लिखे हैं। इनकी जितनी रचनाएं हैं उनको एक नज़र में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। उनकी मौलिक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, सती प्रताप तथा प्रेम जोगिनी। और अनुदित नाटक हैं मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, ये सारे। निबंध संग्रह में सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, ये सारे इनके निबंध संग्रह रहे हैं। इतिहास में हम देखते हैं कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। और यात्रा वृत्तांत की बात करें तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जीवनियाँ भी इन्होंने कुछ लिखी हैं, जैसे मलिक मोहम्मद के ऊपर जीवनी लिखी, जयदेव के ऊपर लिखी, सूरदास के ऊपर लिखी है। इनकी भाषा शैली कैसी है, तो जैसे हमने पहले बात की कि हिंदी गद्य भाषा का कोई स्वरूप निश्चित नहीं था और स्थिर स्वरूप नहीं रहने के कारण भारतेंदु ने
हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया। लोकोक्तियां एवं मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने जन सामान्य के बीच हिंदी के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतेंदु जी के प्रयास से हिंदी भाषा सरल, सुबोध और लोकप्रिय होती चली गई। अब हम इनकी शैली की बात करते हैं। तो इनकी गद्य शैली बिल्कुल व्यवस्थित है और सजीव है। इनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। उनमें जटिलता के स्थान पर प्रवाह देखने को मिलता है। अब उन्होंने किस तरह से शैलियों का उपयोग किया है, इसको देखते हैं। पहला है वर्णनात्मक शैली। अब वर्णनात्मक शैली का क्या मतलब है? तो अपने जो भी इन्होंने निबंध लिखे हैं या इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, उसमें उन्होंने वर्णन किया है चीज़ों का, विस्तार से उन चीज़ों को बताया है। तो इसको हम वर्णनात्मक शैली कहते हैं। और इस वर्णनात्मक शैली में भी वाक्य, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से युक्त इनकी जो वर्णनात्मक शैली है, उसकी अपनी अलग मौलिकता दिखती है। इसके बाद है विवरणात्मक शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है और यह शैली भी पूरी तरह से आभा मंडित जिसको कह सकते हैं कि वो है। विवरणात्मक शैली का मतलब है कि किसी भी बात का संपूर्ण विवरण देना। इसके बाद इन्होंने भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। इनकी जो जीवनी इन्होंने लिखे हैं या जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, उनमें इनका भाव पक्ष बड़ी प्रबलता से दृष्टिगत होता है। हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं और कैसे उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो ये इनकी भावनात्मक शैली है। इसके बाद हम देखते हैं विचारात्मक शैली। वैष्णवता और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस तरह की जो निबंध हैं भारतेंदु के, उसमें विवरणात्मक शैली तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें विचारों की गंभीरता और विश्लेषण शक्ति भी हमें दिखता है। तो इसीलिए इस तरह की रचनाओं को हम विचारात्मक शैली के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद है व्यंग्यात्मक शैली। इनके जो निबंध हैं, नाटक हैं, इनमें व्यंग्यात्मक शैली हमें दिखती है। कहीं कहीं इन्होंने हास्य शैली का भी प्रयोग किया है। जहाँ कहीं भी हम बात कर रहे थे वहाँ पे प्रहसन आ रहा था, यानी कि क्या, हास्य। तो हास्य शैली में उनकी जो रचनाएं रची हैं, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा और एक दूसरा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो ये दोनों जो अंधेर नगरी चौपट राजा एक नाटक है और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति एक निबंध है। तो उन दोनों में हम देखते हैं कि जहाँ तहाँ हमें हास्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र में शोध शैली, भाषण शैली, श्रोत शैली, प्रदर्शन शैली और कथा शैली आदि में निबंधों की रचना की है। शोध शैली यानी कि आलेख के रूप में हमने पहले जितनी चीज़ें उसके बारे में लिखी गई हैं उनको पढ़ा, उनको खोजा, उनका संदर्भ दिया और उसके बाद हमने अपनी बात को लिखा है। भाषण शैली यानी कि किसी विषय पर अपने विचारों को भाषण के रूप में अभिव्यक्त करना। वहाँ पे क्या होता है कि संबोधन के साथ बात शुरू होती है और बात करने के लहजे में उसको लिखा जाता है। श्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली, इन रूपों में भी इन्होंने निबंध की रचना की है। हिंदी साहित्य में स्थान इनका क्या है? तो ये तो हम जानते हैं कि उनका योगदान इतना अमूल्य रहा है कि जिसके कारण उनको हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है, युग निर्माता कहा जाता है, या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें युग दृष्टा, युग श्रेष्ठा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, साहित्यिक जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियां, उनका जीवन परिचय, इन सब को हमने अभी जाना है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह से बनते हैं।
तो जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि ये पहला कवि परिचय है, इसीलिए हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको क्लास के दौरान करा रहे हैं। लेकिन कल से जो हमारी क्लास होगी तो उसमें फिर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको क्लास के दौरान नहीं कराएंगे। ये फिर हम आपको PDF शेयर कर देंगे और उस PDF के माध्यम से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो वीडियो देखा था उसमें आपने पूरी तरह से मतलब उन चीज़ों को समझा नहीं है, तो अभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं करेंगे। आप दोबारा से वीडियो पे जाएंगे। जब वीडियो आप चला रहे होंगे तो महत्वपूर्ण तिथियों, महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद एक बार दोबारा से उन तथ्यों को पढ़ लेंगे। उसके बाद आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले सेक्शन में आएंगे। पहला प्रश्न, भारतेंदु का जन्म कब हुआ? A 1855 ईस्वी, B 1850 ईस्वी, C 1840 ईस्वी या D 1835 ईस्वी? सही जवाब 1850 ईस्वी, बी ऑप्शन सही था। भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी कानपुर? सही जवाब सी वाराणसी। भारतेंदु की मृत्यु कब हुई? ए 1882 ईस्वी, बी 1883 ईस्वी, सी 1884 ईस्वी या फिर डी 1885 ईस्वी? इन चारों में सही उत्तर कौन सा है? 1885 ईस्वी, डी आंसर सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी भारतेंदु, डी बालकृष्ण भट्ट? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर जो है आप सबके पास होगा। तो सही जवाब है सी भारतेंदु। पांचवा, भारतेंदु जी किसके शौकीन थे? ए खाने, बी गाने, सी यात्रा, डी पढ़ने? तो इसका सही उत्तर होगा सी यात्रा। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन थी? ए हरिश्चंद्र मैगजीन, बी कवि सुधा, सी बाल बोधनी, डी इनमें से कोई नहीं? हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि हरिश्चंद्र मैगजीन का ही नाम आगे चलकर हो गया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसके पहले उन्होंने कवि सुधा का संपादन किया था और बाल बोधनी का संपादन इसके बाद किया था। तो सही आंसर है बी कवि सुधा। भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की? इसका नाम आपको याद होगा, सी बाल बोधनी, ये सही जवाब इसके लिए है। हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन थे, यानी कि किसने सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु, सी प्रताप नारायण मिश्र या फिर डी श्रीनिवास दास? सही जवाब है बी भारतेंदु। नौवां प्रश्न, हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करने वाला कौन था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी श्रीनिवास दास? सही उत्तर क्या होगा? बी भारतेंदु। कविता कामिनी को रीतकालीन विलासिता के झुरमुट से निकालने वाले कौन थे? ये हमने बात की थी ना कि जो आधुनिक गद्य साहित्य इसका जो स्वरूप है उसको विकसित करने वाले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इस आधुनिक काल के आने के पहले कौन सा काल था? रीतिकाल था। और रीतिकाल के कविताओं का जो कविताएं किस विषय वस्तु पर लिखी जाती थी? तो विलासिता से संबंधित कविताएं वहाँ लिखी जाती थी। सही आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी श्रीनिवास दास? तो इसमें बी जो है वो सही आंसर होगा। तो इस तरह इसके भी जो बाकी के 30 प्रश्न हैं वो हम आपको PDF में दे देंगे
और कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, और इसके साथ ही हम आपको दूसरा वीडियो भी भेजेंगे जिसमें हम 4 कवियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।